फ्रेंड्स, आज मैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 11वीं का व्यावसायिक अध्ययन का मॉडल सेट 2 का संपूर्ण हल लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मॉडल सेट 1 बीएसटी का ही आंसर शीट भेजा था, तो उसको आप देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दिया हूं, तो आप जिससे आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है? तो इसमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है? माल का क्रय विक्रय करना जो है कि व्यावसायिक क्रिया है। बाकी जो है वो सब व्यावसायिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे मंदिर में पूजा करना, ग्राहकों के साथ धोखा करना या सरसों के तेल में मिलावट करना, ये व्यावसायिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता। तो पहले का पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो ऐसे धंधे को हम रोजगार कहते हैं। रोजगार में हम क्या करते हैं? दूसरे के लिए कार्य करते हैं और उसके बदले में हम पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, विनियोग। बाकी के नीचे के जो 3 ऑप्शन हैं यह व्यवसाय के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है? ये जो प्रश्न है मॉडल सेट फर्स्ट में भी था और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, हैने, ऑप्शन डी, व्हीलर। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, व्यवसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता। तो जो व्यवसायिक जोखिम जो है अच्छा प्रबंध के कारण उत्पन्न नहीं होता है। छठवां प्रश्न, वाणिज्य व्यवसाय का अंग है, व्यापार का अंग है, उद्योग का अंग है या उपयुक्त सभी? तो जो वाणिज्य है ये भी जो है कि पहले मॉडल सेट में आया हुआ प्रश्न है। तो वाणिज्य जो होता है व्यवसाय का अंग है, इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय को हम 2 भागों में बांटते हैं, उद्योग और वाणिज्य। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बीमा जो है व्यवसाय की सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है, और भंडारण और यातायात। तो इसमें जो है खनन नहीं आता है, तो ये खनन जो होगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो व्यवसायिक क्रिया की व्यवसाय के सहायक श्रेणी में खनन जो नहीं आता है। खनन क्या है? एक प्रकार का निष्कर्षण उद्योग है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो जननी उद्योग में जो है खनन नहीं आता है, बाकी पशुपालन, मुर्गी पालन आता है। ठीक है, तो खनन जो है माइनिंग, ये निष्कर्षण उद्योग है, न कि जननिक उद्योग है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्माण उद्योग है? भवन, पुल बनाना, चीनी, सड़क। तो निर्माण उद्योग में जो है कि चीनी बनाना यही आता है। चीनी बनाना यानी ऑप्शन सी। जो चीनी होता है ये प्राविधिक उद्योग के अंतर्गत आता है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है भवन, पुल और सड़क, ये रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम की बाधा दूर करती है? तो जो बीमा है वो हमारे रिस्क को कम करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सेवा उद्योग नहीं है? यातायात, बैंकिंग, पशुपालन, विज्ञापन। आप जानते हैं कि यातायात, बैंकिंग और विज्ञापन ये सेवा उद्योग के अंतर्गत आते हैं, यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और एक है जो पशुपालन है, प्राथमिक उद्योग, यह जो है सेवा उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न का जो 11वां का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, रूप उपयोगिता का सृजन निम्न में से कौन करता है? व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो रूप की उपयोगिता होता है उसको बढ़ाया जाता है, वो जो बढ़ाने का कार्य जो होता है वो उद्योग में होता है, इंडस्ट्री में। वहीं पर किसी वस्तु का उत्पादन होता है या तो उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है, यानी उसके रूप को बनाया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, या उसका नया स्वरूप बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 12वां का बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता? 4 विकल्प दिए हुए हैं। नव प्रवर्तन, विनियोग, लाभ अर्जित करना, ग्राहक सृजन
इसी टाइप का सेम एक प्रश्न इसी सेट में एक दिया हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनियोग। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, नव प्रवर्तन, लाभ अर्जित करना और ग्राहक सीजर करना, ये जो है कि व्यवसायिक का उद्देश्य होता है, व्यवसाय का उद्देश्य होता है, लेकिन जो विनियोग है वो व्यवसाय का उद्देश्य नहीं होता है। तो 13वां का जो है बी वो सही हो जाएगा। ठीक है। 14वां प्रश्न, निम्न में से किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती? रोजगार, व्यवसाय, पेशा, उपयुक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि जो रोजगार है उसमें किसी भी प्रकार के पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। एक व्यक्ति जाता है, दूसरों के अधीन कोई काम करता है और उसके बदले उसको पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है। बाकी जो 2 ऑप्शन है व्यवसाय और पेशा, इनमें तो पूंजी की आवश्यकता होती है, व्यवसाय में बड़ी मात्रा में और पेशा में कम मात्रा में। ठीक है। 15वां प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए किस क्रिया को करना पड़ता है? तो हम जानते हैं जीविकोपार्जन के लिए हमको आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, आर्थिक क्रिया। 16वां प्रश्न है, एकल स्वामित्व की क्रिया का उद्देश्य होता है अनार्थिक, आर्थिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो एकल स्वामित्व होता है उसका उद्देश्य भी आर्थिक ही होता है, यानी लाभ कमाना या धन कमाना। 17वां प्रश्न, एकल व्यापारी व्यवसाय का जीवन होता है स्थिर, अस्थिर, उपयुक्त, दोनों में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं जो एकाकी व्यापार होता है वो क्या होता है? अस्थिर होता है। ठीक है। तो इसका 17 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से साझेदार कौन हो सकता है? फर्म, कंपनी, व्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है एक व्यक्ति ही फर्म में साझेदार हो सकता है, 18 का सी। सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहकारी विपणन समिति, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार की सीमा है या एकाकी व्यापार का हम कह लें दोष है? तो इसमें है सीमित प्रबंध कुशलता, सीमित पूंजी, असीमित दायित्व। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर के 3 दिख रहे हैं ये सभी एकाकी व्यापार की सीमा के अंतर्गत हैं। सीमित प्रबंध होता है, सीमित पूंजी होती है और असीमित दायित्व होता है। तो इसका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो हम यहाँ बता दें आपको कि कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो थी वो 50 थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 हो गई है। तो पूछ रहा है कि निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या है और किसी भी कंपनी अधिनियम का जिक्र नहीं है, तो हम इसका उत्तर जब भी देंगे तो लेटेस्ट ही जानकारी को देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200, 200। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको है? तो यहाँ पे देखिए जो एकल स्वामित्व होता है उसमें निरंतरता नहीं पाया जाता है, साझेदारी में भी निरंतरता एकल स्वामित्व से कुछ कम या अधिक हो सकता है, लेकिन निरंतरता जो है ज़्यादातर कंपनी में ही पाया जाता है। कंपनी एक स्थायी होता है तो इसको निरंतरता का लाभ ज़्यादा मिलता है। तो निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए 22 का सी, कंपनी को। अगला प्रश्न है, अंशों के प्रकार हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए, 2। चूँकि इस प्रश्न में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि कंपनी अधिनियम 2013 में अंशों के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 में वर्णित यानी 43 में वर्णित अंशों द्वारा सीमित कंपनी की अंश पूंजी के आधार पर अंशों को 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, समता या साधारण अंश, दूसरा है पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश। कहीं कहीं कंपनी में एक और भी शेयर होता है स्वेट अंश, लेकिन यहाँ पर जो है धारा 43 के अंतर्गत केवल 2 प्रकार ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन हमको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, सही लग रहा है। तो इसका 23 का 2 ही सही होना चाहिए। कंपनी के अंशधारी होते हैं, तो जो कंपनी के अंशधारी होते हैं हम जानते हैं कंपनी के स्वामी होते हैं, ओनर्स।
क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर होती है। तो पूर्वाधिकार जो अंश होते हैं उस पर लाभांश दर जो होती है वो निश्चित होती है, सर्टेन। ठीक है, साधारण अंशों पर जो है कि अंश का जो लाभांश दर होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होती है। तो पार्षद अंतर नियम या जो टेबल ए होता है उसके अभाव में तालिका एफ या टेबल एफ लागू होता है, जो कि एक आदर्श टेबल है। 27वां प्रश्न है, भारत में उदारीकरण का प्रभाव हुआ है। ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, बी निर्यात में वृद्धि, सी विकास की दर में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि उदारीकरण के द्वारा उपयुक्त तीनों लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनका केंद्रीकृत नियंत्रण जो होता है मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स के द्वारा ही किया जाता है। 29वां प्रश्न है, खाली जगह के अनुसार पेशेवर युक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यापार करता है और अपने निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। यह कथन जो है WR स्पीगल का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, WR स्पीगल। 30वां प्रश्न, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। खाली जगह के अनुसार उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर जो है कि पहला वाला ही है, SR डावर। ठीक है, उद्योगों में प्रायः दो प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती हैं। दो प्रकार की वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, उपरोक्त और व दोनों। तो उद्योग में जो है पूंजीगत वस्तु भी बनती है और उपभोक्ता वस्तु भी बनती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपरोक्त और व दोनों, बोथ एंड बी एबव। ठीक है, तो इसका जो सी वाला आंसर है वो करेक्ट है। 32वां प्रश्न है, व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया यह किसका भाग है। तो ये हम जानते ही हैं कि जो वाणिज्य है, वाणिज्य को ही जब हम बांटते हैं तो इसको व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ खाली जगह पे जो है 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वाणिज्य। 33वां प्रश्न है, चीनी मिल अथवा तेल शोधनशाला को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो चीनी मिल और जो तेल शोधनशाला है यह जो है गौण है, सेकेंडरी या द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक विशेषज्ञ के रूप में हम जानते हैं, एक विशेषज्ञ के रूप में हमको जो पेशा होता है, जो पेशा है ऑप्शन बी, यही वाला उत्तर सही है। 35वां प्रश्न है, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है। व्यवसाय, पेशा, रोजगार, उपयुक्त किसी क्रिया में नहीं। तो हम जानते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो पेशा में होता है, प्रोफेशन में। तो इसका सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है। तो हम जानते हैं लाभ द्वारा जो आय होता है वो किस में होता है, ऑप्शन ए, व्यवसाय। ठीक है। 37वां प्रश्न, वह काम जो लोग दूसरे के लिए करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं जाना जाता है। तो उस काम को हम लोग रोजगार या एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे के पास पारिश्रमिक देता है और उसके बदले में कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करता है, यानी श्रम करता है और उसके बदले में पारिश्रमिक लेता है, तो उसे हम रोजगार के नाम से जानते हैं। व्यवसाय में क्रय विक्रय किया जाता है, करके लाभ कमाया जाता है। और पेशा में व्यक्तिगत ज्ञान एवं चातुर्य के द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण के द्वारा सेवा किया जाता है, जिसके बदले कुछ सेवार्थ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। तो फर्म को जो है कि रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन देता है, फर्मों का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो इसका सही उत्तर है सी। 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता।
तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रदर्शन द्वारा साझेदार। ये वह साझेदार होते हैं जो वास्तव में फर्म के साझेदार नहीं होते हैं, बल्कि ये प्रदर्शन और दिखावा ऐसा करते हैं कि बाहरी लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति जो है फर्म का साझेदार है, परंतु यह वास्तव में फर्म का साझेदार नहीं होता है। ठीक है, तो 39वां का डी जो है वो सही है। अंतिम प्रश्न से हमारा अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए बीएसटी के मॉडल सेट 2 को देखा और समझा। ऐसे ही जैक बोर्ड द्वारा आयोजित अन्य विषयों के मॉडल सेटों के हल प्रश्न पत्र को पाने के लिए मेरे चैनल कॉमर्स गुरु को सब्सक्राइब करें।